नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। पंचकुला में खिलाड़ियों का सम्मान, 198 प्लेयर्स को 20 करोड़ 59 लाख रुपए के पुरस्कार। सीएम सैनी और खेल मंत्री पहुंचे, पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी एवं एचपीडब्ल्यूपीसी की महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंडों पर की गई चर्चा। सरकारी खरीद प्रक्रियाओं पर भी हुई बात। 17 जुलाई को जींद से शुरू होगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बोली, जींद में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने प्रदेशवासी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, कार्यक्रम की तैयारियां तेज। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने लिया तैयारियों का जायजा, बोले अब हटेगा बैकवर्ड का ठप्पा। करनाल दिशा मीटिंग में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अधिकारियों के साथ की समीक्षा, बोले नूर महल चौक का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखेंगे। राम मंदिर चंदा विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा पर हमला, बोले सुप्रीम कोर्ट करे मामले की जांच। किसानों और पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया। पंचकुला में 4 खड़ी कारों से टकराई स्कूल बस, बाल बचे 20 बच्चे, लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा, जांच की शुरू। सोनीपत में नाबालिग दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, पॉस्को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पीड़िता को मिलेगा 40,000 का मुआवजा। पानीपत में समय पर मानदेय नहीं मिलने से नाराज आशा वर्कर, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सीएमओ के जरिए केंद्रीय मंत्री को सौंपा ज्ञापन, 1500 रुपए बढ़ोतरी लागू करने की मांग। और हरियाणा में मानसून हुआ मेहरबान, आज फिर 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। किसानों के लिए राहत, 10 जुलाई के बाद भारी बारिश की संभावना कम। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने 198 खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की और कहा कि हर पदक के पीछे वर्षों की मेहनत और तपस्या होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में खेल पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और खेल विभाग का बजट बढ़ाकर 668 करोड़ 42 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028, 32 और 2036 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी हरियाणा से ही निकलेंगे। साथियों, खेल मैदान में केवल पदक नहीं जीते जाते, हम सब जानते हैं वहाँ चरित्र भी गढ़ा जाता है। साथियों, व्यक्तित्व बनता है, राष्ट्र का भविष्य वहाँ तैयार होता है। साथियों, इस सभागार में आप सब महानुभाव के बीच में मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो सोच साक्षात चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आज मुझे यहाँ केवल साथियों विजेता पदक दिखाई नहीं दे रहे, केवल खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि साथियों भारत के सामर्थ्य का स्वरूप साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत के संकल्प का आज तेज दिखाई दे रहा है। भारत के उज्ज्वल भविष्य का विश्वास साथियों स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं हरियाणा की ओर से आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी खिलाड़ियों को और आपके गुरुजनों को, जो हमारे यहाँ कोचिज आए हैं, जो बहुत पसीना और बहुत मेहनत करके एक एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं और उसके पीछे आपके माता पिता की वो ताकत, वो आशीर्वाद होता है कि जिससे
आप ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ऐतिहासिक शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने जिला प्रशासन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और निरीक्षण किया ताकि आने वाले समय में पूरी तैयारियां की जा सकें। बहुत अच्छी तैयारी है। जींद में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और जींद का जनमानस सभी उत्साहित है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में सभी पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी जो है हाइड्रोजन ट्रेन हमें मिल रही है। और एक हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, क्योंकि उसमें 0% कार्बन एमिशन है। सिर्फ इसमें वाटर एंड हीट उसमें से एमिशन होती है। और साथ ही हमें कोई इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं चाहिए हाइड्रोजन ट्रेन के लिए। और ये ट्रेन हमारी जो है जींद से सोनीपत तक जाएगी। इसमें 10 कोच होंगे। तो ऐसी जो भारत की पहली ट्रेन है, भारत की क्या विश्व की इतनी लंबी पहली ट्रेन होगी ये, तो उसके लिए सभी कार्यकर्ता और पूरा का पूरा जींद जो है बहुत उत्साहित है। मैम, आज कार्यक्रम तक डिस्कस हुआ, कहाँ के वेन्यू क्या होगा? क्या वेन्यू हमारा नए बस स्टैंड के सामने जो बाईपास है जींद का, वहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। देखिए, ये भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट है और जींद बड़ा सौभाग्यशाली है कि यहाँ से 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। और इसमें ये भी है कि कुछ ना कुछ सौगात भी जरूर देंगे और एक अच्छी रैली को संबोधित भी करने का काम करेंगे। और वहीं पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये रैली है, जो ये नया एक प्रोजेक्ट है, ये इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में स्टार्ट अब हो जाएगा। इस पर पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, इससे पूरा पता भी लग जाएगा। और ये प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट होगा जिससे तेल को लेके हमारी बड़ी दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। कहाँ से लेगी? कितना बड़ा ये सौभाग्य का दिन है। पहली बार ये ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए जाएगी। कंटिन्यू एक बार इसके एक लंबे समय तक इस ट्रैक पर चला के देखा जाएगा। फिर इसके रिजल्ट बेहतर आते हैं तो और प्रांतों में भी इसको नहीं, मेडिकल कॉलेज के भी इस विषय में चर्चा चल रही है। अगर उन्हें लगेगा तो ओपीडी के शायद वो ओपनिंग कर देंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद, HTET परीक्षा, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और पेयजल संकट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई और जनता जवाब चाहती है। राम मंदिर चंदा विवाद पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि यदि संबंधित कोषाध्यक्ष स्वयं इस मामले को डाका बता चुके हैं तो भाजपा नेताओं द्वारा लगातार सफाई देने का कोई औचित्य नहीं है। यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। यदि चंदे में गड़बड़ी हुई तो केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि लोगों के विश्वास के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। टेट का एग्ज़ाम हुआ है, स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें बड़ा भारी घपला हुआ है। हर एग्ज़ाम में करते हैं, पेपर लीक करेंगे, स्टेट का पता नहीं। फिर उससे पहले इसका HPSC का पेपर हुआ था, कहीं से 15 क्वेश्चन रिपीट, दूसरे कहीं से रिपीट हो गए। मतलब सारे जो आज तक की कार्रवाई है ये है कि आगे जो खाली नौकरी पड़ी वो लगे ही नहीं इसके। अब स्टेट के साथ गरम कुछ भी देखा, ORM में सब गड़बड़ है। तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं युवाओं के साथ और जो है, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारी जो है टीचर्स की, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे प्राइमरी है, मतलब पोस्टें खाली पड़ी हैं। कई परसेंट, मतलब 20% से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। और वन टीचर स्कूल जो है वो 600 कुछ से बढ़कर अब 900 कुछ हो गए, जहाँ पर टीचर ही एक है, कहीं स्टूडेंट एक है। मतलब ये एक है। दूसरा, इनका रवैया जो है ऐसा होता जा रहा है सरकार का। अब मेडिकल में फ़ीस बढ़ा दी, तो मतलब लेट फीस का और बढ़ा दिया, जुर्माना लगा दो और बढ़ा दो। मतलब महंगा शिक्षा को महंगा करते हैं, शिक्षा को ये नहीं।
पहले जो था, पहले इन्होंने बहुत बढ़ा दिया था मेडिकल कॉलेज में, मतलब जो सामान्य परिवार का जिसकी आर्थिक स्थिति हो वो ना तो डॉक्टर बन सकता आज हरियाणा में, ना और कोई काम करता, ना प्लॉट ले सकता। हुड्डा के प्लॉटों में जो है, जो हुड्डा का जब ये बना, ये था नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे, और उसी हिसाब से कीमतें होती थी, लॉटरी से प्लॉट निकलते थे। अब ऑक्शन करते हैं, मान लो यहाँ रोहतक में देखो, एक सेक्टर करेंगे ना ऑक्शन, एक बार 10 प्लॉट ऑक्शन करेंगे, वो इकट्ठी भी नहीं करते। उसका मतलब किसका आता है? इसका मतलब मध्यवर्गीय लोग और गरीब आदमी जो है इससे वंचित है। ये आपके सामने है। हरियाणा में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होने लगा है। आईएमडी ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य हिस्सों में करीब 50% तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून के सक्रिय होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार होने वाली बारिश से खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही दिन के तापमान में गिरावट आएगी और वातावरण में नमी बढ़ेगी। हालांकि निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने की आशंका भी बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग द्वारा दी गई है। हरियाणा में तो जीरी की पोद सूखने लग गई थी और लोग परेशान थे, किसान परेशान था। रात को इतने कट थे कि बच्चे छोटे छोटे बीमार हो गए, किसी को डायरिया, किसी को उल्टी, अस्पताल जो है ना भर गए थे बच्चों से। और ये तो परमात्मा ने अमृत की बारिश किया, अमृत की बारिश किया। अब जीरिया, हाँ, बुजुर्गों के लिए राहत, हर पंछी पक्षी आदमी सबके लिए राहत का काम किया। किसानों के लिए तो पूछो ना, अमृत की बारिश हुई है। सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर निवासी भ्यूरा सहानी उर्फ शिव कुमार को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 40,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। माननीय कोर्ट श्री नरेंद्र सिंह फास्ट ट्रैक सोनीपत ने आज से बुरैया सानी व शिव कुमार को माननीय अदालत ने सेक्शन 4 पॉक्सो में 20 साल की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना व किडनैपिंग में 3 साल की सज़ा और 3,000 रुपये जुर्माना व 96 BNS में 5 साल की सज़ा और 3,000 रुपये जुर्माना आज कन्विक्ट किया गया है, जो दिनांक 1/4/2025 को मुकदमा रजिस्टर हुआ था, जिसमें लड़की को रेवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया से 9 दिन तक एक्यूज ने अपने साथ रखा था, जिसमें आज माननीय कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। फरीदाबाद में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों डीटीपी इन्फोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। सूरजकुंड थाना क्षेत्र की इरोज कॉलोनी में डीटीपी की टीम ने बेकरी, प्ले स्कूल, सैलून समेत के यूनिटों को सील कर दिया। विभाग के मुताबिक इन यूनिट संचालकों को पहले नोटिस देकर खुद गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। डीटीपी ने करीब 15 से 20 अवैध व्यावसायिक यूनिटों पर कार्रवाई की। विभाग ने साफ चेतावनी दी कि रिहायशी क्षेत्रों में अवैध कब्जे या बिना अनुमति चल रहे व्यावसायिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सील तोड़कर दोबारा संचालन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज करवाया जाएगा। ये चेतावनी डीटीपी द्वारा लोगों को दी गई। देखिए, ये इरोज नाम से एक लाइसेंस कॉलोनी है। ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है और रेजिडेंशियल कॉलोनी के जो प्लॉट होता है वो रेजिडेंशियल प्लॉट होता है, यानी कि उस पर केवल रहने के लिए यूज़ करा जा सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज़ रन करी जा रही थी। कहीं पे कोई दुकान है, कोई कन्फेक्शनरी है, कोई सैलून है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेजिडेंशियल प्लॉटेड में अलाउड नहीं होता। इस वजह से आज हमने यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करी है। कितनी यूनिट सेल की? लगभग जहाँ तक मुझे लगता है 10 सील हम कर चुके हैं। टोटल 15 से 20 का ही अंदाजा है इस रोड पे जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है। देखिए, इसमें जो पहला नोटिस था वो जनवरी 2025 में दिया गया था। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑर्डर दिया गया सितंबर 2025 में, जिसके द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि 7 दिन के अंदर स्वयं जो भी वायलेशन है आप उसको, जो ऑफेंडर है वो स्वयं हटाए। तो सितंबर 2025 में वे आखिरी नोटिस जो है वो यहाँ पे चस्पा कर दिया गया था और उसके बाद आज मोर देन
6 मंथ्स यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद भी हमारे संज्ञान में आया कि कंटिन्यूड है ऐसी इलीगल एक्टिविटीज, तो इसलिए आज हमने यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 यानी जीटी रोड पर पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश कर रहे एक कुख्यात बदमाश को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिस की गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरने के बाद उसने एक पुलिसकर्मी की बाजू पर दांत से काट लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस ने पहले आरोपी को रुकने की चेतावनी दी और बाद में हवाई फायर किया, लेकिन जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने उसकी टांग में गोली मारकर उसे काबू किया। घायल आरोपी को इलाज के लिए एलएनजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी की पहचान सोडी गांव निवासी विशाल उर्फ बिक्की के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार विशाल पर आर्म्स एक्ट समेत 30 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। असला बरामद करने के लिए गांव में गई थी। जो असला बरामद करने के बाद वापस आ रहे थे, वापस आते हुए इसने विक्की सोडी ने मुलाजिमों को कहा कि मेरे को पेशाब का प्रेशर है, पेशाब करवा दीजिए। तो गाड़ी साइड में लगा के वहाँ पेशाब करवा रहे थे इसको। तो इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर इसने मुलाजिमों के साथ हाथापाई करके और मुलाजिमों की बाजू पे जिस हाथ से उसको पकड़े हुए थे उस पे मुलाजिमों की बाजू पे इसने जोर से दांत काट के बाइट लगा के और हाथापाई करके भागने लगा। तो PSI प्रमोद जो हमारा केस का आईओ था उसने इसको वार्निंग भी दी और हवाई फायरिंग की, लेकिन ये तब भी नहीं रुका और भागने लग रहा था। तो PSI प्रमोद ने इसकी टांग में गोली मारी, तब इसको वहाँ मौके पे काबू किया गया। असला बरामद हुआ है। इसने 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 20 राउंड और बरामद करवाए हैं घर से। सोनीपत से गुजरने वाले KMP हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। 2 ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद एक ट्रक के कैबिन में आग लग गई, जिससे चालक बाहर नहीं निकल सका। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बाबर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह थाना खरगोदा में सूचना प्राप्त हुई कि KMP हाईवे पर 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो एक ट्रक के केबिन में आग लगी हुई थी। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलवाया गया। दुर्घटना में एक ट्रक के चालक की जलने से मृत्यु हुई है, जिसकी पहचान बाबर निवासी समस्तीपुर बिहार के तौर पर हुई है। मृतक के शव को नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी माने जाने वाली आशा वर्करों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO के माध्यम से केंद्रीय मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर मानदेय में घोषित 1500 रुपये की बढ़ोतरी को तत्काल लागू करने और समय पर मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मांग की। आशा वर्करों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की खुद होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले साल जो मानसून स्तर चला था अप्रैल में, उन्होंने हमारी 1500 रुपये की बढ़ोतरी की थी, लेकिन वो उन्होंने फाइल भी पास कर दी और आज तक वो लागू नहीं किया। ये साल का अप्रैल भी चला गया और जुलाई भी आ गई है। आशा वर्करों का हर बार ऐसे ही किया जाता है, डिक्लेरेशन कर दी जाती है लेकिन वो लागू नहीं करते। काम इतना है और हर दिन नए काम आ जाते हैं हमारे, लेकिन हमें जो अपने तरफ से भी लागू करते हैं। हमारी मांग तो 30,000 की है, लेकिन जो उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 1500 का अपनी तरफ से जो आह्वान किया था, बोला था, वो डिक्लेयर किया था, वो भी नहीं उन्होंने लागू किया। हमारी केंद्र की सरकार से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये हमारी मांग है कि आशा वर्करों का जो आपने डिक्लेयर किया वो लागू करें और जो पिछले 1 साल से जो रोक के रखा है वो हमारा ब्याज एरियल समेत दे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सस्ती फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रोहतक निवासी रूपांकर शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता से 45 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर सस्ते दाम में दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन आरोपी ने 31 लाख रुपए की ठगी कर ली।
थाना कृष्ण गेट के प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान ठगी की रकम, वारदात में शामिल अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी ठगी का मामला दर्ज है, जिसकी जांच कैथल पुलिस कर रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे पास एक मुकदमा नंबर 140 इसी साल का है दर्ज, जिसमें मुद्दई दिलबाग सिंह था। उसको ये रूपांकन शर्मा है, ये वैसे तो बेसिकली रोहतक करने वाला है। इसने उसको कहा कि 45 लाख रुपए की फॉर्चूनर आपको 31 लाख में दिलवा दूंगा, और इस प्रकार करके उससे लगभग 31 लाख रुपए ले लिए। तो इसकी पहले कंप्लेंट आई थी ईओडब्ल्यू में, उस टाइम इसने समझौता कर दिया था, परंतु उसके बाद उसके पैसे नहीं दिए। इस पर मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको परसों गिरफ्तार किया था। और इसको और भी मामले हैं इसके बारे में, इसके खिलाफ एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी, जो कि हमने जांच के बाद कैथल का मामला पाए जाने पर कैथल भेज दी थी। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।